गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हम लोग थ्योरम पढ़ रहे थे रिंग थ्योरी का, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे थ्योरम को पढ़ चुके थे। एक बात और कि एग्ज़ाम अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, जैसा न्यूज़ आ रहा है और हम लोग इस चीज़ों को देख भी रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से आराम से विदाउट प्रेशर घर में पढ़ें और इस बात का ख्याल रखें कि थ्योरम का स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट को आप जितने अच्छे ढंग से पढ़ेंगे उतने अच्छे ढंग से उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो आने वाला होगा वो आप अच्छे से आप बना सकेंगे। और साथ ही साथ यदि कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो ये बात क्लियर है कि वो जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपका थ्योरम से रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव होगा। और ये बात भी विश्वास रखें कि जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन तैयार की जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आपके फेवर में ही किया जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखा जाएगा कि आपका एक अच्छा मार्क्स आप प्राप्त करें और अपने भविष्य में कुछ अच्छा करें। तो इस बात को लेकर आप टेंशन में ना रहें कि कैसे आगे की एग्ज़ाम कैसे होगी, ये नया चीज़ है। तो यूनिवर्सिटी भी आपके बारे में कुछ ज़रूर ख्याल रखेगी, आई थिंक, जैसा हमें उम्मीद है। हम सब स्टूडेंट का भी ऐसा ही उम्मीद होगा। तो कोई बात नहीं है, आपको पढ़ाई कैसे करना है, थ्योरम के स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम बताए हैं उस प्रॉब्लम को भी माइंड में रखना है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने का मतलब ये हो गया कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आप 8 मार्क्स का लिखते थे, अब वो उतना बड़ा क्वेश्चन अभी इस साल में, इस सेशन में ऐसा होगा। ये नहीं कि आगे भी ऐसा होगा, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। तो चलिए आइए, आज हम जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये हमारा थ्योरम होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग। और इसी तरह का हम चीज़ पढ़े थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप। हम लोग जब ग्रुप थ्योरी पार्ट 1 में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी पढ़े थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑन ग्रुप पे फंडामेंटल थ्योरम कैसा काम करता है। वहाँ भी आइसोमॉर्फिज्म था और वहाँ पर भी होमोमॉर्फिज्म था। ठीक उसी तरह से यहाँ ग्रुप के जगह रिंग है हमारे पास, और यहाँ पर भी हम चीज़ों को उसी तरह से पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पे भी एक कोसेंट ग्रुप था। कोसेंट ग्रुप G/H, वो जो H होता था वो नॉर्मल सब ग्रुप या सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G होता था। और यहाँ पे जो कोसेंट रिंग हम पढ़े थे हम लोग, वो कोसेंट रिंग में जो नीचे होता है R/S, R/I, जिस नाम से आप जाने, तो वो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारा आइडियल होता है। तो उसी तरह से चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें कि एक होमोमॉर्फिज्म हम लोग पढ़े हैं, एक आइसोमॉर्फिज्म पढ़े हैं। तो चीज़ें कैसे होगी फंडामेंटल थ्योरम में, इसको ज़रा समझ लीजिए कि कोई एक ग्रुप है, रिंग है, और उस रिंग से होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड है दूसरे रिंग R' की तरफ। तो होमोमॉर्फिज्म जब ये F है तो जिधर इमेज बन रहा है वो होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा हमारा, ठीक है। तो कोई रिंग R से एक फंक्शन F डिफाइन कीजिए R' की तरफ, और वो फंक्शन F जो हो वो होमोमॉर्फिज्म हो, कोई दिक्कत नहीं ना। वो जो होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक सेट बनेगा, यानी कि हम उस F के द्वारा जो इमेज प्राप्त होगा R' में, तो वो जो सेट रहेगा वो होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी तरफ से आइए, एक कोसेंट रिंग लीजिए R/S। कोसेंट रिंग जान रहे हैं, जहाँ S हमारा आइडियल होगा R का। अब कहना यह है कि वो R/S जो आप लिए हैं वहां से एक फंक्शन आप डिफाइन कीजिए, R/S से डिफाइन कीजिए होमोमॉर्फिक इमेज जो बना है उस पर, समझ में आ रहा है, उस पर। तो वो चीज जो आपको मिलेगा वो चीज आइसोमॉर्फिक होगा, समझ में आ रहा है। इधर से वहां गया होमोमॉर्फिक और उधर से इसमें आया तो वो आइसोमॉर्फिक। अब चीजों को हम लोग लिखेंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म स्टेटमेंट every homomorphic image of a ring R is an isomorphic to some cosine ring every homomorphic image of a ring is an isomorphic to its some cosine ring। बातों को समझ लीजिए फिगर के साथ, इसके बाद फिगर बताएंगे कहाँ बनाना है, पहले चीजों को आप समझिए। यहाँ ए है, ये एफ ए होगा, ये बी है, ये एफ बी होगा। मान लीजिए यहाँ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स होगा। मान लीजिए यहाँ वाई है, यहाँ एफ वाई होगा। कोई दिक्कत नहीं, चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब देखिए इतना सा बात समझिए, ये F जो है ये होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये रिंग R है, ये भी रिंग R डैश है, वन रिंग टू अनदर रिंग। इसका जो इमेज बन रहा है वो उतना सा रेंज में बनेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट इससे बाहर भी एक्स्ट्रा हो सकता है, तो वो F इंटू है या ऑनटू है, जो आप 11th 12th में चीज़ों को पढ़ें और जो आपका कॉन्सेप्ट है पार्ट 1 का जो कॉन्सेप्ट है वही यूज होगा। यहाँ पे ना तो इंटू कहा गया है ना तो ऑनटू कहा गया है। इतनी सी बात क्लियर है कि यदि यहाँ पर एलिमेंट है तो उसका इमेज यहाँ पे बनेगा। क्लियर सी बात है, इमेज यहाँ है तो यहाँ इसका, यहाँ एलिमेंट है तो यहाँ इमेज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए उधर, ये रिंग कोसेंट रिंग है। कोसेंट रिंग में एलिमेंट जो होगा वो इसी प्रकार से होगा, एस होगा, एस बी होगा, एस प्लस एक्स होगा, एस प्लस वाई होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ये फंक्शन डिफाइंड कहा जा रहा है कि ये फंक्शन इस प्रकार से है। बातों को आप समझ गए होंगे। हम बोल रहे थे ना एक साइड से दूसरे साइड ये फंक्शन वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ये होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरे साइड से, वो दूसरा साइड वाला एक से दूसरा हो गया, उसको स्टेबल रखिए, देखिए स्टेबल है। और दूसरी तरफ जो आपका कोसेंट रिंग है R बाय S, वो इस प्रकार से इस पर है, होमोमॉर्फिक इमेज है, ये सेट इस पर है, R डैश पर नहीं है। R डैश और ये दोनों सेट तब बराबर होगा जब वो ऑन टू हो जाता, लेकिन ऑन टू है या इनटू है ये तो मालूम नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ का जो इमेज बन रहा है वो इसी पर बन रहा है। साफ भाषा में लिखे हैं इज एन आइसोमॉर्फिक टू सम कोसेंट ग्रुप इन R, यानी कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग R।
तो ये होमोमॉर्फिक इमेज जो यहाँ बन रहा है उसी के बारे में बोल रहे हैं। ये डिफाइंड यहाँ से यहाँ है। अलग बात है ये दोनों बराबर हो जाए ऑन2 के कारण, वो बात का बात वो डिसाइड करेगा पोजीशन। चलिए यहाँ तक में है। यदि इसमें एलिमेंट एस ए है तो इसको डिफाइंड करा दीजिए आप एलिमेंट को इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहना ये है कि ये होमोमॉर्फिज्म आपका दिया हुआ है, ये होमोमॉर्फिज्म आपका दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये चीज आपका आइसोमॉर्फिज्म है। तो आइसोमॉर्फिज्म का जो प्रॉपर्टीज है उस हिसाब से प्रूफ करेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यदि ये एफ इसमें लगा तो एफ ए दिया। अच्छा, जब फंक्शन इधर से डिफाइंड है तो ये जो फाई है इसमें लगेगा तो ये देगा कि नहीं, फाई एस प्लस ए इज इक्वल टू एफ ए होगा। उस तरह से सारा एलिमेंट डिफाइंड होगा। जैसे हम कहते हैं एफ एस प्लस बी इज इक्वल टू एफ बी। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग धीरे धीरे प्रूफ करते हैं और जो चीज़ हम लोग पीछे पढ़े हैं उसका बहुत सारी चीज़ का प्रयोग करेंगे फंडामेंटल थ्योरम में। चलिए आइए देखते हैं प्रूफ। लेट F be a homomorphism of a ring R to a ring R dash. Let F be a kernel of ring R. This implies that F is an, ध्यान से समझिए, S कर्नल है किसी रिंग R का, S कर्नल है। कर्नल का डेफिनेशन हम बताए हैं पहले। ये S जो है ये कर्नल है और ये F जो है ये होमोमॉर्फिज्म है। तो फर्स्ट में ही ये थ्योरम बताए थे कि ये जो S है ये S आपका आइडियल होगा R का। थ्योरम फर्स्ट में बताए थे। ये R है, ये R डैश है, ये S आइडियल होगा R का। क्लियर है? थ्योरम फर्स्ट था, which implies that F is an ideal of ring। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। जैसे आइडियल हो गया R by S is quotient ring। R by S क्या हो गया? quotient ring हो गया। quotient ring के डेफिनेशन से आप चीजों को समझ रहे होंगे। ये थ्योरम फर्स्ट थ्योरम है। अब ये सब चीजें आपको तो याद रखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव आता है, इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए विल बी एग्जिस्ट, विल बी एग्जिस्ट। चलिए क्वोशिएंट रिंग हो गया। देन वी हैव टू शो दैट, then we
child to so that R by S quotient ring is isomorphic to homomorphic image of ring isomorphic to। और ये यहाँ पे ये चीज दे ही दीजिए R dash, where R and R dash are also a ring, where लिख दीजिए एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, where R dash is an ideal is also an ideal। यदि आपके कॉपी में स्पेस हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह हम पहले फिगर बनाए फिर इधर से लिखे, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि स्पेस ना हो तो यहाँ के बाद इस फिगर को बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिगर पहले ही बनाने के बाद आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको प्रूफ करना है कि ये जो है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो एक फंक्शन भी डिफाइन कर लेते हैं। Let us consider a function. Let us consider a function phi। हम लोग एक फंक्शन फाई लिए हैं, कहाँ से कहाँ तक? R by S मतलब quotient ring to homomorphic image F R। ये सबसे जिसका है वो तो जान रहे हैं R dash का। सच दैट इस प्रकार से, सच दैट चीजों को समझ रहे होंगे, इस प्रकार से कि F इस प्रकार से कि phi S plus A is equal to F A। इस प्रकार से phi, अभी आपको दिखा के लिखे थे इसको इस प्रकार से, for all A belongs to R। ये देखिए एलिमेंट, ये जो A था वो R का ही एलिमेंट होता है, और यहाँ भी आप देखेंगे ये R में है, क्लियर है। तो ये फंक्शन डिफाइन किया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए हैं, ये R का है, क्लियर। चलिए अब हम लोगों को ये दिखाना है कि ये फाई जो है, ये फाई हमारा आइसोमॉर्फिज्म है। देखिए एक बात बताते हैं, ये जो फंक्शन डिफाइन किए हैं ये अपने मन से डिफाइन किए हैं फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को दिखाना पड़ेगा कि ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि फंक्शन परिभाषित है। वो जो फंक्शन ये तैयार हुआ है, सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन परिभाषित है, वेल डिफाइंड है। जब ये वेल डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा तभी इसके आगे हम बात करेंगे कि फंक्शन 1 है, 1 है, इनटू है, मेनी वन है। यदि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा तो हम चीज़ों को कैसे साबित करेंगे। फंक्शन डिफाइंड होने का प्रूफ हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि कोई दो एलिमेंट लेते हैं और दोनों एलिमेंट लेने के बाद यदि उसमें फंक्शन लग जाने के बाद वो बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए फंक्शन लगने के बाद, तब हम कह देते हैं कि ये फंक्शन f जो था ये वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड फंक्शन था, ठीक है। तो आइए हम लोग लेते हैं, चलिए
फर्स्ट हमको दिखाना है ये फंक्शन फाई जो है इज वेल चलिए दो एलिमेंट लेते हैं और फिर दोनों में फंक्शन लगाते हैं। जिसको वेल डिफाइंड दिखाना है एलिमेंट वहाँ का लेंगे, ये दोनों एलिमेंट लेने जा रहे हैं। एस प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए implies that s plus a minus s plus b। याद रखिएगा दोनों एलिमेंट कोसेंट रिंग का है, तो ये जैसे इधर आएगा तो वो माइनस में आएगा, वो कैसे अंदर जाएगा वो भी बताएंगे। इधर जो बचेगा वो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट बचेगा, एडिटिव एलिमेंट, तो वो ये इस पर हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं पहले क्लास में। इसको लिख सकते हैं s प्लस ए प्लस एस माइनस बी इज इक्वल टू एस प्लस जीरो इज इक्वल टू एस। जीरो एलिमेंट को ऐसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं, implies that s प्लस a माइनस b इज इक्वल टू s, implies that a minus b belongs to s। ये चीजों को ऐसे आप समझें, h इज इक्वल टू h implied and implied by, ग्रुप में पढ़ाए थे, रिंग में यूज कर ले रहे हैं, समझ लीजिएगा। h belongs to h बताए थे ना, h सब ग्रुप था, h इक्वल टू h implied and implied by h belongs to h। यदि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था, यदि एडिशन के लिए हो जाता तो यहाँ एडिशन हो जाता h प्लस h इज इक्वल टू h implied and implied by h belongs to h, जहाँ h सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप, ध्यान से समझे होंगे बातों को। उसी तरह से h प्लस h इज इक्वल टू h, ये था ग्रुप का चीज यूज कर रहे हैं रिंग में, ध्यान से। तो ये बिलोंग कर गया h में, ये बिलोंग कर गया h में, यहाँ पे h की जगह माइनस h है। इसको समझें और इस चीजों को लिखें। ये देखिए ये आपका ks जो है वो कर्नल है, कर्नल है ना, कर्नल ऑफ r लिखे थे, s इज द कर्नल ऑफ रिंग r। जैसे वो कर्नल है तो उसमें f इमेज लगने के बाद वो आइडेंटिटी दे दिया होगा r डैश का, f इमेज लगने के बाद आइडेंटिटी दिया होगा डैश, बिकॉज चूंकि बिकॉज f इज कोई दिक्कत नहीं ना, f जो है आपका क्या है, कर्नल। अब इसको मिटा देते हैं, इसको लेकिन यूज करेंगे, ये फॉर ऑल के लिए है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माने हुए हैं, देखिएगा इसका प्रयोग बहुत करेंगे। ये सारा चीज ध्यान में रखिएगा, ये बगल में साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए दिखाए थे। इम्प्लाइड दैट, इस चीजों को लिख सकते हैं एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू 0 है। क्यों भाई, चूंकि एफ इज होमोमॉर्फिक, एफ इज होमोमॉर्फिक, implied that एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये उस साइड आ गया, कैसे आता जानते हैं, इसके अपोजिट एलिमेंट से ऐड करते हैं दोनों तरफ, इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इम्प्लाइड एफ ए की जगह पर हम लिख सकते हैं फाई एस प्लस ए, और इसको लिख सकते हैं फाई एस प्लस बी। हम बोले थे इसी टाइप के चीज को हम लोग क्या माने थे, इक्वेशन फर्स्ट माने थे, फॉर ऑल लिखा हुआ होगा, लिख लीजिएगा, फॉर ऑल
तो देखिए तो एफ ए के जगह पर आई एस प्लस ए लिख सकते हैं और एफ बी के जगह पर ऐसा लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में यही चीज दिया हुआ है, ये चीज नहीं दिया हुआ है, इसलिए बगल में हम लोग लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। देखिए हियर वी हैव, हम लोग देखेंगे यहाँ पे दैट इज इफ हम लोग देखते हैं two elements of quotient ring are equal a plus b, then we have functional value of s plus a is equal to function phi s plus b। ये चीज देखें यहाँ पर 10, इसलिए phi is well defined, phi हमारा well defined हो गया। अब हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि phi 1 1 है। अब हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा कि phi 1 1 है। ये 1 1 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को याद होगा कि कोई दो फंक्शन का एलिमेंट x1 fx2 लेते थे और यदि इंप्लाई कर जाए x1 इज इक्वल टू x2, तब कहते हैं ये फंक्शन जो f होता है आपका, ये हमारा 1 1 होता है। तो दिक्कत मतलब वेल डिफाइंड का उल्टा प्रोसेस, क्लियर है। चलिए आइए दूसरा चीज जो हम लोग करने जाएंगे, चीज दिखाने जाएंगे, ये phi is 1 1। हम लोग मानेंगे फंक्शन ऑफ s प्लस a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ s प्लस t, इम्प्लाइड दैट इस चीजों को लिख सकते हैं f a इज इक्वल टू f b using first implies that f a minus f b is equal to कितना 0। देखिए मिस्टेक नहीं कीजिएगा, वहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ 0 डैश होगा। क्यों डैश होगा समझिए। हम आपको बताए थे कि यदि R में आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी या जीरो एलिमेंट 0 है, तो R डैश में जो एलिमेंट रहा होगा वो F0 रहा होगा, जिसका नोटेशन 0 डैश रहा होगा। तो वो जो एलिमेंट हुआ वो R डैश का 0 डैश हुआ, ठीक है। चलिए implies that f a minus b is equal to 0। इस चीजों को ये लिख सकते हैं, ये होमोमॉर्फिज्म में हम लोग पहला प्रॉपर्टीज ही पढ़े थे, होमोमॉर्फिज्म में थ्योरम फर्स्ट है बाय डेफिनेशन ऑफ या प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। होमो बस होमो लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं ना। अच्छा कर्नल का फिर डिफरेंस बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। ये a माइनस बी इक्वल टू 0, तो यदि कोई इधर एलिमेंट है और वो एलिमेंट का इमेज उधर आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल से वो एलिमेंट कर्नल का मेंबर, कर्नल का एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि ये इधर वाला एलिमेंट a माइनस बी बिलोंग्स टू s बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल f। बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल से वो एलिमेंट कहाँ चला जाएगा, s में चला जाएगा, क्योंकि हम सपोज किए हैं कि वो एलिमेंट
वैसा है। अब एक बात को आप समझिए, यदि कोई एलिमेंट कर्नल ये आइडियल भी है, तो यदि वो आइडियल या कर्नल में है तो ये इंप्लाई कर जाएगा S प्लस A माइनस B इज इक्वल टू S। वही H इज इक्वल टू H इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड H बिलोंग्स टू H। ये कर्नल में भी थ्योरम था, उससे काम चला रहे हैं हम लोग। S प्लस A प्लस S माइनस B इज इक्वल टू S। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में लोग तो जानते हैं, पहले भी कर चुके हैं इस तरह की चीजों को, इक्वल टू H। अच्छा, ये हमारा ये जीरो ले देने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करता है इसमें। चलिए आइए हम लोग implied and implied by S belongs to A is equal to, अब ये ना भी दे तो फर्क नहीं पड़ता, परेशान भी करेगा, प्लस S प्लस A। ऐसा क्यों? क्लियर सी बात है, ये माइनस निकलता बाहर, ये साइड आया तो प्लस हो गया। H इक्वल टू H, क्लियर सी बात है। S प्लस A इज इक्वल टू S प्लस B। यदि इतना समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो बताइएगा, हमको तो नहीं लगता है। H इज इक्वल टू H, क्योंकि H बिलोंग्स टू H था तो H इक्वल टू H। ये आइडेंटिटी की तरह काम करेगा, जिस तरह H वहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होता था रिंग में नॉर्मल सब ग्रुप, उसी तरह से यहाँ भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगा। ये इससे कनेक्ट कर देंगे, H इससे कनेक्ट कर देंगे, यही रह जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जब ये है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है R/S का, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट S प्लस 0 होता है, और 0 जोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सीधी सी बात है कि S हुआ। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह ये वर्क कर रहा है, जैसे वहाँ H आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करता था, तो ये से फर्क नहीं पड़ा। ये चीज है, ये चीज कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। चलिए, दैट इज इफ यदि फंक्शन phi S प्लस A इज इक्वल टू फंक्शन S प्लस B दो इक्वल है, देन वी हैव S प्लस A इज इक्वल टू S प्लस B। फाइनल रिजल्ट ये आया, ये लेके हम लोग पिक किए थे, और फाइनल रिजल्ट हमारा स्टेबल हुआ S प्लस A S प्लस D। Thus phi is क्या है? phi हमारा is वन ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म, ये कहाँ जा रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, दिमाग में सेट हो रहा है। आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन आप पीछे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में डेफिनेशन था कि फंक्शन का होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, दूसरा 1 होना चाहिए, और तीसरा ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन अपने मन से डिफाइंड किए थे, तो सबसे पहले हमको दिखाना पड़ा इसके अलावे सर्वप्रथम कि ये phi हमारा वेल डिफाइंड है। इसके बाद हमको दिखाना पड़ेगा ये तीनों चीज, जिसमें कि ये 1 हम दिखा दिए हैं। अब हमको ऑन टू दिखाना है और ये होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। बात समझ रहे हैं? तो इधर हम लोग मिटा लेते हैं। अब हम लोग को टारगेट मालूम है कि ऑन टू दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, ऑन टू दिखाते हैं। ऑन टू आइए तो दिखाते हैं, कहाँ गया? थर्ड है हमारा। देखिए, ऑन टू में आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। ऑन टू का मतलब होता है कि इधर एलिमेंट रेस्ट ना बचे। ठीक है, देखिए कैसे नहीं बचेगा।
यहाँ यदि एलिमेंट हुआ तो उसका यहाँ इमेज बनना तय है, ठीक है। मतलब यहाँ है तो यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अच्छा यहाँ है तो वो यहाँ भी है, यहाँ एलिमेंट है तो वो यहाँ भी है, क्योंकि रिंग के डेफिनेशन में एफ तो होता ही है, साथ में आर का सारा एलिमेंट आता है। तो यदि यहाँ 1 2 3 4 एक आइडेंटिटी एलिमेंट 5 है तो इसमें भी 1 2 3 4 और 1 प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट 5 रहा होगा। मतलब जिधर यहाँ पे जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट इसमें भी तैयार हुआ होगा कोसेंट रिंग में। अच्छा यहाँ जितना एलिमेंट है उसका इमेज यहाँ बना होगा, क्योंकि फंक्शन एफ जब है होमोमॉर्फिज्म में तो वेल डिफाइंड रहना पड़ा होगा। तो क्लियर है कि जितना एलिमेंट यहाँ उतना एलिमेंट यहाँ, जितना एलिमेंट यहाँ वापिस आके उतना एलिमेंट यहाँ, और उतना एलिमेंट का इमेज यहाँ पर बना होगा। क्यों बना होगा कि पहले बोल दिए 5 वेल डिफाइंड है तो एक का इकलौता बनते हुए और 1 1 भी है, तो वो इस सब का एक एक करके यहाँ एलिमेंट बना होगा। यहाँ इसमें एलिमेंट बचने का प्रश्न नहीं है। एफ आर में, फंक्शन ऑफ आर में एलिमेंट बचने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ यदि एलिमेंट आया है तो उससे पहले यहाँ आया होगा, और यहाँ है तो तुरंत यहाँ दे दिया होगा। तो यहाँ दिया है, ये यहाँ दिया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ आना तय है, क्योंकि वेल डिफाइंड फंक्शन है, उधर एलिमेंट बच नहीं सकता। बचने या ना बचने ऑन टू इनटू ये फिक्स करेगा। तो साफ हो गया कि यदि कोई एलिमेंट यहाँ है तो वो क्लियर यहाँ एग्जिस्ट किया होगा इस टाइप का एलिमेंट, और उसका इमेज यहाँ बना होगा जो जिसका पहले ही इमेज यहाँ बन के इधर पहुंच चुका होगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था ये। तो लिख सकते हैं लेट, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट एक y है जो R में है, तो वो इम्प्लाई किया होगा Fy बिलोंग्स टू Fr में। R डैश में हम इसलिए नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि वो R डैश में अपने मन से यहाँ कोई एलिमेंट आ भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, इसको इससे मतलब है और उसको भी इससे मतलब है। R डैश में आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, वो इनटू भी होगा। ये कह देते हैं सबसेट ऑफ R dash for all y belongs to R। ये तो बात क्लियर हो गया। एंड ऑल्सो S plus y belongs to R by S for all y belongs to S। अभी आपको जो बात समझाई हुई, y यदि R में है तो ये Fy इसमें रहा होगा, क्लियर है, और वो सभी के लिए रहा होगा। फिर उसी तरह से यदि y R में है तो S plus y इसमें रहा होगा y के प्रत्येक मान के लिए। क्लियर सी बात है। नाउ सबसेट का प्रयोग करने की जरूरत नाउ then this must implies that this must implies that phi s plus y is equal to phi y। क्लियर, कितना में रहा होगा फॉर ऑल के लिए, कितना में रहा होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R के लिए। कोई दिक्कत नहीं, दैट इज ना लिखेंगे ज्यादा भी नहीं रहेगा। नो एनी एलिमेंट इन एफ आर सच दैट वाज नॉट प्रीइमेज इन R by S। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात लिख लीजिए, 10 R by S is onto। क्लियर है, ये onto हो गया। आप देखिए ये onto हो गया। चलिए हम होमोमॉर्फिज्म, अब एक चीज बचा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म बचा हुआ है। होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या था
कि फंक्शन प्रिजर्व करेगा, शुद्ध भाषा में समझने के लिए कि बटेगा अंडर टू एलिमेंट के बीच अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दो एलिमेंट लेंगे उसमें फंक्शन लगाएंगे तो दोनों में बट जाएगा एडिशन के कारण, अंडर एडिशन और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आइए हम लोग बात लेते हैं। चलिए आते हैं, कहाँ गया होमोमॉर्फिज्म, 3 हो गया था। Y is homomorphism, I is homomorphism। ये होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? होमोमॉर्फिज्म होने के लिए एकदम इजी बात है, कुछ भी नहीं है, वही दो चीज जो आपको बताए, एलिमेंट लेना है। तो जिसको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है एलिमेंट तो वहीं का लेना होगा, यानी कि एलिमेंट यहाँ लेना होगा। ये दोनों एलिमेंट को लीजिए, S plus A plus S plus B इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं S plus A plus B। ये लिखने के लिए हम लोग पहले से जानते हैं, इम्प्लाइज दैट। देखिए तो फंक्शन ऐसा डिफाइंड है कि यहाँ पर जो चीज है यहाँ F के अंदर वही चीज जाता है, फाई S plus A इज इक्वल टू F A। मतलब जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट हमारा कहाँ पहुँच जाता है? F के पास पहुँच जाता है ना। ये फंक्शन इक्वेशन फर्स्ट है, डिफाइंड किए हैं, तो वो जगह लिए हुए है, ये देखिए ये F के पास पहुँच जाएगा यूजिंग इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी, ऐसा क्यों जी? चूंकि F इज होमोमॉर्फिज्म, हम तो बताए भी थे कि दो एलिमेंट के बीच फंक्शन प्रिजर्व कर जाए। ये एफ ए जो है इस ये चीज लिख सकते हैं, फिर अगेन से फाई एस प्लस ए प्लस फाई एस प्लस बी, इस चीज को ये चीज लिख दिए। यहाँ यदि बी रहता तो यहाँ भी देते कि नहीं, क्लियर है? क्या चीज से? यूजिंग कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो दैट इज S plus A S plus B फाई S plus A plus फाई S plus B, रिजल्ट कर दिया ऑपरेशन। F दोनों को अलग अलग करके पहुंच गया, अंडर एडिशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन बना लेते हैं अगेन, फिर से फाई S plus A into B इज इक्वल टू फाई। इस चीजों को हम लोग लिखने के लिए थ्योरम में भी सीखे हैं ना, S plus A into S plus B। इन चीजों को लिखने, सॉरी इसको F में बदल लेते हैं पहले। यहाँ पे फाई S plus A into S plus B, इसको लिख सकते हैं फाई S plus A into B। इस चीज़ों को इस तरह लोग लिखने सीखे थे, थ्योरम में लिखे थे, इज इक्वल टू फाई, इसको लिख सकते हैं F A B, क्यों लिख सकते हैं ध्यान से देख लीजिए। यहाँ जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे हुआ, कहाँ से? यूजिंग फर्स्ट,
चीज़ों को हम लिख सकते हैं एफ ए एफ बी। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व कर गया ना। कैसे लिखे इन चीज़ों को, ये चीज़ ही, क्योंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ये क्या है हमारा, होमोमॉर्फिज्म। चलिए अब ऊपर मिटा देते हैं। implies that एफ ए के जगह पर फाइव एस प्लस ए लिख सकते हैं और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, फाइव एस प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से, फिर यूजिंग फर्स्ट लिख सकते हैं। दैट इज फाइव एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी is equal to 5s plus a into 5s plus b। इस हिसाब से क्या हो गया, अंडर मल्टीप्लिकेशन फंक्शन क्या हो गया, प्रिजर्व कर दिया। thus 5 is homomorphism। 5 हमारा क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। therefore 5 क्या क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया अभी तुरंत। ऑन टू हो गया, इन 1 हो गया, ऑन टू हो गया। और फंक्शन डिफाइंड कर दिए थे, तब वो ऑन टू दिखाने में और 1 दिखाने में हमको कहीं गड़बड़ी नहीं हुआ। तो ये सारा चीज जैसे हुआ तो लिख देंगे देयर 5 is isomorphism from कहाँ से कहाँ, concentrating R bar S to homomorphic image R-. इक्वल टू बोलिएगा, ये भी हो सकता है। यदि यहाँ पे ये होमोमॉर्फिज्म इनटू दिया रहे तब इक्वल टू नहीं होगा, ऑन टू दिया रहे तो ये नहीं होगा, सीधा ये यूज हो जाएगा। तो ऑन टू इनटू स्टेटमेंट में रहता भी नहीं है। दैट इज R by S is isomorphic to function of। क्लियर है, यहाँ तक आपका ये थ्योरम। देखिए ये चीज जो आप देखिए ये बहुत इजी है, जरा भी गड़बड़ी नहीं है यदि आप फिगर को कंप्लीट करके रखते हैं तो, और नहीं तो ये बहुत परेशान करेगा आपको। फिगर आपके दिमाग में रहना चाहिए। इधर से इधर एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड हुआ और इधर से जो एक फंक्शन डिफाइंड हुआ वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। इसमें 4 चीजें प्रूफ करनी होगी। पहला फंक्शन डिफाइंड है, दूसरा 1 है, तीसरा ऑन टू है और चौथा होमोमॉर्फिज्म है। और होमोमॉर्फिज्म में अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन फंक्शन प्रिजर्व करना चाहिए, याद रखिएगा इतनी सी बात। तो इतना सा कंप्लीट हो गया और दिमाग में रखिएगा एफ आर से आप लोग डरिएगा नहीं। ये इसका जो इमेज बना है ना, जो इमेज का एलिमेंट गया है उसी का सेट है और हम इसको सेपरेट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि ये ऑन टू है या इन टू है कहीं दिया हुआ नहीं है। और जब ये दिया हुआ नहीं है तो ये इसके बराबर भी हो सकता है या बराबर नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए इसको हम सेपरेट करके हर जगह चले हैं। यदि कहीं कहीं कोई बुक में R' पर भी काम किए हुए हैं तो समझिएगा कि वो ऑन टू माइंड में रख के ही प्रूफ किया हुआ होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करें, लेकिन जो थ्योरम इम्पोर्टेंट है बाकी सारी चीज़ों को और अच्छे ढंग से भी समझने की ज़रूरत है। अगले दिन और कुछ जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।